हैं। किसकी बात करेंगे हम लोग यहाँ पर? शटल सिस्टम की। ठीक है, आप लोगों ने बहुत बार देखा होगा कि एटीपी का जो आंसर है वो अलग अलग आता है एरोबिक रेस्पिरेशन के अंदर। कहीं कहीं पर आपका एटीपी का जो आंसर है वो 38 या फिर 36 के रिस्पेक्ट में आता है, और कहीं कहीं पर आप इसको 32 या फिर 30 एटीपी के रिस्पेक्ट में देते हो। यानी कि अगर आपसे पूछा जाए एरोबिक रेस्पिरेशन में अगर हमने एक ग्लूकोज के मॉलिक्यूल को कंप्लीटली ऑक्सीडाइज किया है, क्या किया है जी? कंप्लीटली ऑक्सीडाइज किया है, तो बताओ हमें नेट फायदा कितना होगा? नेट फायदा कितना होगा? तो हमें अलग अलग टाइप के आंसर्स जो देखने के लिए मिलते हैं। कई बार हमें ये कॉम्बिनेशन देखने के लिए मिलता है, कई बार ये कॉम्बिनेशन देखने के लिए मिलता है। तो ये जो कॉम्बिनेशन है ये किसके ऊपर डिपेंड करते हैं? ये कॉम्बिनेशन हमारे शटल सिस्टम के ऊपर डिपेंड करते हैं। हमारे पास क्या प्रेजेंट होते हैं? हमारे पास प्रेजेंट होते हैं शटल सिस्टम। शटल सिस्टम यानी कि जैसे कि कैब्स होती हैं, शटलिंग का काम करती हैं, आपको एक जगह से उठा के दूसरी जगह पे ड्रॉप करती हैं। ऐसे ही हमारी बॉडी के अंदर मॉलिक्यूल्स को अगर एक जगह से दूसरी जगह जाना है तो हमारी बॉडी के अंदर भी होते हैं शटल सिस्टम्स। क्या होते हैं जी? हमारी बॉडी के अंदर भी होते हैं शटल सिस्टम। तो एरोबिक रेस्पिरेशन में हमें शटल सिस्टम की कहां पर जरूरत पड़ती है? आई होप आपने जरूर इसके बारे में कभी सोचा होगा, कभी ना कभी तो सुना होगा। हमारे पास इस तरीके से आपका सेल प्रेजेंट है। क्या प्रेजेंट है? सेल। और एज यू नो आपने यहां पर क्या किया है? साइटोप्लाज्म के अंदर आपने एक ग्लूकोज के मॉलिक्यूल से 2 पाइरुवेट के मॉलिक्यूल को बनाया है। कौन से प्रोसेस से बनाया है? तो ये काम हमने ग्लाइकोलाइसिस के थ्रू किया है, और यहां पर हमें फायदा होता है। हमें 2 एटीपी मिलते हैं और 2 मॉलिक्यूल हमें NADH के मिलते हैं, और NADH के साथ हमेशा प्रोटॉन्स को लिखा जाता है। ये कॉन्सेप्ट भी मैंने आपको समझाया हुआ है, राइट? तो होता क्या है, आपने ये जो NADH है इससे क्या एज्यूम किया है कि ये आपका ETC और ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन करके आपको एटीपी देगा, और ETC और ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन कहां होता है? माइटोकॉन्ड्रिया में। यानी कि ये जो साइटोप्लाज्म है यहां पर थोड़ी ना आपको एटीपी मिल जाएंगे। ये जो मेरा माइटोकॉन्ड्रिया है ना, इस माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर आपको NADH को लेके जाना पड़ेगा। यानी कि ये NADH जो है, ये NADH जब कहां पर आएगा? माइटोकॉन्ड्रिया की मैट्रिक्स में आएगा, तब जाके कहीं ना कहीं आप इससे एटीपी जनरेट करवा पाएंगे, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया में आने के बाद ये ETC और ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन करेगा। तो ये ऐसे ही नहीं आता, ये ऐसे फोकट में उठ के नहीं आता। यहां पर हमें चाहिए होते हैं शटल सिस्टम। क्या चाहिए होते हैं जी? शटल सिस्टम। शटल सिस्टम के बिना आप कभी भी, शटल सिस्टम के बिना बेटा जी आप कभी भी यहां पर क्या नहीं कर सकते हो? कभी भी यहां पर NAD पॉजिटिव और NADH का ट्रांसपोर्ट नहीं कर सकते हो। तो वी हैव शटल सिस्टम। क्या प्रेजेंट है? हमारे पास प्रेजेंट होते हैं शटल सिस्टम। इस तरीके से बना देते हैं। इन शटल सिस्टम की वजह से ही हमारे जो NADH के मॉलिक्यूल हैं ये साइटोप्लाज्म से, ये क्या है? ये सेल का साइटोप्लाज्म है ना, ये साइटोप्लाज्म से ट्रेवल करके कहां पहुंच पाते हैं? ये पहुंच पाते हैं माइटोकॉन्ड्रिया की मैट्रिक्स में। कहां पहुंच पाते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया की मैट्रिक्स में। तो ये शटल सिस्टम कई बार बेचारे बहुत शरीफ होते हैं, आपसे कुछ भी नहीं मांगते, लेकिन कई बार ये लालची होते हैं। कहते हैं बीच में कुछ कमीशन लगेगा, अगर मैं NADH को ड्रॉप करूंगा साइटोप्लाज्म से मैट्रिक्स में, थोड़ा बहुत इतनी सा कमीशन तो मैं भी लूंगा। तो जरा देखते हैं कि कौन कमीशन लेता है और कौन बिना कमीशन के काम करता है। तो वी हैव 2 टाइप्स ऑफ शटल सिस्टम। हमारे पास कितने टाइप के शटल सिस्टम यूज होते हैं? यहां पर 2 टाइप के शटल सिस्टम हमारे पास यहां पर यूज होते हैं, और नाम जरूर आपने इनका सुना होगा भाई। इन शटल सिस्टम का नाम आपने जरूर सुना होगा। कौन कौन से शटल सिस्टम यहां पर आप लोगों के यूज होते हैं? तो इस कैटेगरी में बेटा जी सबसे पहले जो शटल सिस्टम यूज होता है, जो आपकी सेवा में हाजिर है, वो है मैलेट एस्पार्टेट शटल सिस्टम। ये कोई पैसा नहीं मांगता, ये फ्री सर्विसेज हैं, यानी कि कोई कमीशन नहीं लेगा। लेकिन दूसरा जो शटल सिस्टम है ये लालची है, ये है आपका ग्लिसरोल 3 फॉस्फेट शटल सिस्टम। जरा कैसे लालच होता है हम अभी सीख लेते हैं।
हैं भाई, हम यहाँ पर अभी सीख लेते हैं इस चीज को। तो बेटा जी सबसे पहले जो शटल सिस्टम हम पढ़ने जा रहे हैं वो पढ़ने जा रहे हैं मैलेट एस्पार्टेट शटल सिस्टम। सपोज ये हमारी माइटोकॉन्ड्रिया की इनर मेम्ब्रेन प्रेजेंट है, दिस इज इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन, और आपको पता है एक तरफ आईएमएस होगा और फिर हमारी आउटर मेम्ब्रेन आएगी, फिर कहीं ना कहीं साइटोसोल आएगा। तो मैक्सिमम बुक्स के अंदर आईएमएम जो है इसके बाद इंटर मेम्ब्रेन स्पेस और आउटर मेम्ब्रेन नहीं दिखाते, सीधा साइटोसोल लिख देते हैं, क्योंकि जो नखरेली होती है वो घर की छोटी बेटी होती है, यानी कि इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन के ज्यादा नखरे हैं, उसको क्रॉस कर लिया तो सारे नखरे पूरे हो जाते हैं। ठीक है, तो आउटर मेम्ब्रेन को एज सच हमें बनाने की नीड नहीं होती, बहुत सारी बुक में बना हुआ नहीं भी होता तो घबराना नहीं होता कि कहां गई मेम्ब्रेन, कोई बात नहीं, वो अंडरस्टूड होना चाहिए। और एक तरफ हम लोग क्या दिखाएंगे, एक तरफ हम लोग यहाँ पर मैट्रिक्स दिखाएंगे। तो एज यू नो हमारे पास क्या प्रेजेंट है, हमारे पास यहाँ पर साइटोसोल में प्रेजेंट है आपके NADH के मॉलिक्यूल, ये रहा आपका साइटोसोल। साइटोसोल के अंदर हमने यहाँ पर ग्लाइकोलाइसिस करवाया है, यानी ग्लूकोज के मॉलिक्यूल से हमने पाइरुवेट के मॉलिक्यूल को बनवाया है। 2 ATP मिले हैं इस काम में और 2 हमें यहाँ पर NADH मिले हैं। क्या मिले हैं? NADH। इस NADH को साइटोसोल से हमें मैट्रिक्स में लेके आना है। तो हम क्या करते हैं, आपको लास्ट क्लास में मैंने क्रैप साइकिल सिखाया था और बताया था कि जब मैलेट से ऑक्सैलोएसीटेट बनता है तो हमें एनर्जी का फायदा होता है, NADH का फायदा होता है। लेकिन अगर रिवर्स रिएक्शन करनी पड़ जाए, यानी कि मेरे पास यहां पर मॉलिक्यूल प्रेजेंट है ऑक्सैलोएसीटेट, अगर इस ऑक्सैलोएसीटेट से मुझे बनाना पड़ जाए मैलेट का मॉलिक्यूल, किसका मॉलिक्यूल बनाना पड़ जाए? मैलेट का मॉलिक्यूल, तो बेटा जी हमें एनर्जी इन्वेस्ट करनी पड़ती है। तो यहां पर ये जो मेरे पास NADH प्रेजेंट है, हम क्या करते हैं, हम यहां पर 2 ऑक्सैलोएसीटेट के मॉलिक्यूल से 2 मैलेट के मॉलिक्यूल बनवाते हैं और इस काम में ये दोनों NADH जो है ये यहां पर खर्च हो जाते हैं और रिलीज होता जाता है NAD पॉजिटिव। बेसिकली मुझे क्या करना है, मुझे यहां से ETC चलाने के लिए क्या चाहिए? इलेक्ट्रॉन, यानी कि मुझे हाइड्रोजन चाहिए। तो मैंने इससे हाइड्रोजन मांग लिए। अब ये जो मैलेट है ये यहां पर हाइड्रोजन लेके क्या कर रहा है, ये जा रहा है, कहां जा रहा है? ये जा रहा है आपका इस तरीके से, कहां पर? मैट्रिक्स में। तो मैट्रिक्स में पहुंच जाता है यहां पर मैलेट हाइड्रोजन लेके, दोनों मॉलिक्यूल मैलेट के पहुंच गए हाइड्रोजन लेके, और अब रिवर्स डायरेक्शन में रिएक्शन होगी, यानी कि ऑक्सैलोएसीटेट का फॉर्मेशन होगा फिर से। तो यहां पर क्या हो जाएगा, ऑक्सैलोएसीटेट बनेगा, तो अल्टीमेटली मैट्रिक्स के अंदर जो 2 NAD पॉजिटिव घूम रहे होंगे अब वो कन्वर्ट हो जाएंगे NADH में। तो मिल गया आपको NADH मैट्रिक्स में, अरे यस और नो, मिल गया ना। और आपने रिलीज क्या कर दिया, आपने रिलीज कर दिया 2 मॉलिक्यूल ऑक्सैलोएसीटेट के। ये जो ऑक्सैलोएसीटेट होते हैं ना, ये यहां पर डायरेक्टली आपकी इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन को क्रॉस नहीं कर सकते भाई। जो इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन है इसको क्रॉस नहीं कर सकते। तो ऑक्सैलोएसीटेट को बेटा जी कन्वर्ट किया जाता है एक अमीनो एसिड में जिसका नाम होता है एस्पार्टेट। एस्पार्टेट में भी 4 कार्बन है, इसमें भी 4 कार्बन है। पूरी कहानी जब से शुरू हो रही है हमने कार्बन का नंबर कहीं पर भी चेंज नहीं किया। देन ये जो एस्पार्टेट है, ये एस्पार्टेट हमारा स्टेप नंबर 4 हो गया ना। ये एस्पार्टेट अल्टीमेटली कहां आ जाता है, ये एस्पार्टेट आ जाता है अल्टीमेटली आपका वापस से साइटोप्लाज्म में, और एस्पार्टेट से वापस से हम क्या बना लेते हैं, एस्पार्टेट से वापस से हम लोग बना लेते हैं ऑक्सैलोएसीटेट। तो मैलेट जा रहा है, एस्पार्टेट आ रहा है, और मैलेट और एस्पार्टेट के शटल के चक्कर में मैलेट यहां से यहां गया, एस्पार्टेट यहां से यहां आया। मैलेट और एस्पार्टेट के चक्कर में अल्टीमेटली हमारा NADH पहुंच गया मैट्रिक्स के अंदर। इसीलिए इस शटल सिस्टम को क्या बोला जाता है भाई, इस शटल सिस्टम को मैलेट एस्पार्टेट शटल सिस्टम के नाम से जाना जाता है। और ये कोई कमीशन नहीं लेता, कोई कमीशन नहीं लेता। दोनों के दोनों NADH कहां पहुंचा दिए इसने, मैट्रिक्स में पहुंचा दिए। यानी के जो मैंने आपको सिखाया हुआ है, क्या सिखाया हुआ है कि अगर आपने यहां पर NADH की वैल्यू एग्जैक्ट पुट करी है, कितनी पुट करी है, एग्जैक्ट पुट करी है, यानी कि 2.5 ATP पुट करी है, और आपने यहां पर FADH2 की वैल्यू भी एग्जैक्ट पुट करी है, 1.5 ATP पुट किया है, तो आपका जो नेट बेनिफिट आएगा वो कितना
आएगा, 32 एटीपी आएगा। एक ग्लूकोज जब कंप्लीट एरोबिक रेस्पिरेशन करेगा तो 32 एटीपी मिलते हैं। लेकिन अगर आप NADH की वैल्यू यहां पर अप्रॉक्स मानो, यानी 2.5 की जगह 3 लिख दो, और FADH2 की वैल्यू भी 1.5 की जगह 2 लिख दो, ये कॉम्बिनेशन जब आप यूज करते हो तो यही आंसर आपका 32 की जगह कितना बन जाता है, 38 बन जाता है। तो आपका मैलेट एस्पार्टेट शटल सिस्टम कोई भी नुकसान नहीं पहुंचाता। अगर आपका 38 आंसर है तो 38 रहेगा, 32 आंसर है तो 32 रहेगा। पेपर में बेटा अगर दोनों आंसर दिए होते हैं तो देखो 32 चूज करना चाहिए, क्योंकि आप लोगों के लेवल पर 32 कैलकुलेटिव वाला आंसर सही है। लेकिन कई बार 32 नहीं दिया होता, सिर्फ और सिर्फ 38 और बाकी के ऑप्शंस होते हैं, तो हमें 38 को चूज करना चाहिए। जैसा ऑप्शन आएगा वैसा हमारा आंसर हो जाएगा, सिर्फ कैलकुलेशन का फर्क है और कुछ भी नहीं है। लेकिन 30 और 36 आंसर कब होता है, ये बात अब हमें समझनी है कि हम 30 और 36 आंसर जो है वो कब लिखते हैं। तो जो दूसरा नालायक शटल सिस्टम हमारे पास प्रेजेंट है, कौन सा शटल सिस्टम है बेटा जी, वो है हमारा यहां पर ग्लिसरॉल 3 फॉस्फेट शटल सिस्टम। जब भी ये शटल सिस्टम यूज होता है ना, जब ये शटल सिस्टम यूज होता है तब हमें यहां पर क्या होता है, लॉस ऑफ 1 एटीपी, हमें 1 एटीपी का लॉस होता है पर मॉलिक्यूल ऑफ NADH। हमारे एक NADH के ऊपर 1 एटीपी का नुकसान होता है। तो ग्लाइकोलाइसिस में हमने कितने NADH रिलीज करे हैं बेटा जी, ग्लाइकोलाइसिस के अंदर हमने यहां पर 2 NADH का फॉर्मेशन किया है। तो देयरफॉर कितना लॉस हो जाएगा, 2 एटीपी का लॉस हो जाएगा अगर आप इस शटल सिस्टम को यूज करोगे। तो भाई अगर आपने यहां पर 38 आंसर निकाला है तो इस शटल सिस्टम में 2 एटीपी का नुकसान होकर आंसर कितना आ जाएगा, 36। और अगर आपने 32 आंसर निकाला है तो इस शटल सिस्टम को यूज करके आपका आंसर कितना आ जाएगा, 30 एटीपी। तो चलो इस शटल सिस्टम को डिटेल में पढ़ते हैं कि ये गड़बड़ घोटाला होता कैसे है भाई, ये गड़बड़ घोटाला हो कैसे रहा है हमारी बॉडी के अंदर। तो ये हमने बना दी आपकी घर की छोटी बेटी, नखरेली वाली, ठीक है। देखो मैं तो घर की बड़ी बेटी हूं, तो मैं तो आराम से अपनी बहन को कुछ भी बोलूं, ठीक है। मुझे तो पता है कि घर की बड़ी बेटी ही शरीफ होती है। तुम बड़े हो छोटे हो, छोटी बहन के बहुत नखरे होते हैं भाई, ठीक है। छोटी बहन के बहुत नखरे होते हैं, मानते हो नहीं मानते हो इस बात को, जल्दी से बताएंगे, जल्दी बताएंगे भाई। बिल्कुल मैं तुम्हें टॉपिक कंप्लीट करवा दूं, फिर मैं तुम्हें खूब सारे क्वेश्चंस करवाऊंगी। बिना टॉपिक करे क्वेश्चंस करने का कोई फायदा नहीं है। जैसे ही अगली क्लास में टॉपिक कंप्लीट होगा, क्वेश्चन की भरमार आएगी तुम्हारे लिए, बहुत क्वेश्चन करवाऊंगी मैं, तुम्हें टेंशन लेने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। नॉट टू फेयर व्हेन विद प्रेप इज हियर, ठीक है। चलो जी, बहुत ही बढ़िया, छोटी बहन हूं मैं, बहुत ही बढ़िया, कोई बात नहीं, ठीक है। तो इधर देखो भाई। तो यहां पर हम क्या बताने जा रहे हैं भाई, हम यहां पर वही बताने जा रहे हैं कि ये हमारी इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन है। यहां पर हमारे पास जी मैट्रिक्स प्रेजेंट है, और यहां पर क्या प्रेजेंट है, यहां पर प्रेजेंट है हमारे पास साइटोप्लाज्म। क्या है, साइटोप्लाज्म, ठीक है। चलो जी इधर देखो, होता क्या होता है, हमारे पास प्रेजेंट होता है एक मॉलिक्यूल जिसका नाम है डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फोस्फेट, DHAP। अरे नाम तो सुना होगा ना, सुना है या नहीं सुना होगा, ग्लाइकोलाइसिस में भी पढ़ते हो। हमारे पास DHAP प्रेजेंट है। ये DHAP जो होता है ना, ये कन्वर्ट हो सकता है ग्लिसरॉल 3 फोस्फेट में। ग्लिसरॉल्डिहाइड नहीं बोल रहे हैं, ग्लिसरॉल बोल रहे हैं। ये कन्वर्ट हो सकता है आपका ग्लिसरॉल 3 फोस्फेट में। क्यों हो सकता है, क्योंकि दोनों के पास 3 कार्बन है और एक फोस्फेट है। और जब ये कन्वर्जन होता है, 2 मॉलिक्यूल लेके चलते हैं, जब ये कन्वर्जन होता है तो बेटा जी NADH खर्च होता है। क्या खर्च होता है, आपका जो NADH है वो खर्च होता है। यानी कि इन्होंने क्या किया, इन्होंने ले लिया NADH का हाइड्रोजन, यानी कि इलेक्ट्रॉन ले लिए इन्होंने। लेकिन करते क्या है, ये करते क्या है, यहां पर हमारे पास एक एंजाइम प्रेजेंट है। क्या
क्या प्रेजेंट है, एंजाइम प्रेजेंट है। ये उस एंजाइम के थ्रू इलेक्ट्रॉन यानी कि जो हाइड्रोजन है वो दे देते हैं और वापस से कन्वर्ट हो जाते हैं DHAP में। भाई पहले इन्होंने क्या करा, इन्होंने DHAP से ग्लिसरॉल 3 फॉस्फेट बनाया और कैसे बनाया, हाइड्रोजन लेके बनाया। तो अगर इससे हाइड्रोजन निकलवा दूं तो वापस से DHAP बन जाएगा। लेकिन धोखा कहां हुआ, धोखा कहां हुआ, यहां पर हाइड्रोजन एक्सेप्ट करने जो आता है बेटा वो मेरा FAD आ जाता है। यानी के चूना लग गया। कैसे चूना लग गया पता है मुझे, बच्चे को पता है, पीछे लिखवाया भी है कि आपके पास जो NADH है वो 2.5 ATP देगा और FADH2 1.5 ATP। तो अगर 2 NADH से हाइड्रोजन ले लिए तो मेरे हिसाब से तो 2.5 और 2.5 5 ATP बनना चाहिए था। दिया मुझे तुमने FADH2 बना के, यानी कि 1 ATP का झटका मिल गया एक NADH के बदले। तो ओवरऑल यहां पर मुझे क्या हो गया भाई, मैं क्या बोलूंगी, लॉस ऑफ 2 ATP। मुझे 2 ATP का नुकसान हो गया क्योंकि मैं जो सोच के बैठी थी वो NADH सोच के बैठी थी और यहां पर मिल किसको गए, हाइड्रोजन FAD को मिल गए। तो ये गड़बड़ घोटाला होता है हमारा, ये गड़बड़ घोटाला होता है हमारा जब ग्लिसरॉल 3 फॉस्फेट शटल सिस्टम मिलता है। तो आई होप आपको मेरी ये बात समझ में आ गई होगी। ठीक है, अब एंजाइम के नाम भी इंपॉर्टेंट है भाई, एंजाइम के नाम भी इंपॉर्टेंट है। ये जो काम करवा के जाता है ये हमारा साइटोजोलिक एंजाइम है जिसका नाम होता है ग्लिसरॉल 3 फॉस्फेट डिहाइड्रोजिनेज। क्या नाम है, ग्लिसरॉल 3 फॉस्फेट डिहाइड्रोजिनेज। ठीक है, यहां पर ये जो रेड कलर से हमने बनाया है ना ये भी सेम एंजाइम है लेकिन ये साइटोजोलिक नहीं है, ये माइटोकॉन्ड्रियल है। तो ये हो जाएगा माइटोकॉन्ड्रियल ग्लिसरॉल 3 फॉस्फेट डिहाइड्रोजिनेज। और आपसे यहां पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आया भी था कि FAD से FADH2 कौन बनाता है, माइटोकॉन्ड्रियल वाला बनाता है या साइटोजोलिक वाला, मतलब कंबाइंड करके क्वेश्चन था। और ऐसे ही NADH से NAD पॉजिटिव कौन बनाता है, साइटोजोलिक वाला या माइटोकॉन्ड्रियल वाला। तो ऐसे आपकी 4 स्टेटमेंट थी, 2 स्टेटमेंट सही थी, उनका कॉम्बिनेशन आपको चूज करना था। ये आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी आया हुआ है। तो दोनों शटल सिस्टम आपको क्लियर हो गए होंगे। कौन कौन से शटल सिस्टम है हमारे पास, मैलेट एस्पार्टेट शटल सिस्टम है। मैलेट एस्पार्टेट शटल सिस्टम क्या करता है भाई, ये 2 NADH लेके जाता है और कहीं ना कहीं हमें 2 NADH ही दिलवाता है भाई, 2 NADH ही दिलवाता है हमें। ठीक है, साइटोजोल से जो लेता है ठीक है वो यहां पर मैट्रिक्स में भी सेम काम को करवाता है। लेकिन ये जो हमारे रिश्वतखोर है ग्लिसरॉल वाले जो है ये क्या कर देते हैं, ये साइटोप्लाज्म से लेते तो हाइड्रोजन किससे है भाई, लेते तो हाइड्रोजन NADH से हैं लेकिन दिलवा किसको देते हैं, दिलवा FADH2 को देते हैं। इसीलिए यहां पर क्या होता है, लॉस ऑफ 2 ATP पर ग्लूकोज मॉलिक्यूल। एक ग्लूकोज के मॉलिक्यूल के बदले 2 ATP का नुकसान हो जाता है। तो अगर जी यहां पर आंसर लिख रहे हो 32 तो यहां पर आंसर क्या हो जाएगा, यहां पर आंसर हो जाएगा 30 और यहां पर तुम 38 निकाल रहे हो तो इस शटल सिस्टम में क्या हो जाएगा 36। तो क्या ये जो तुम्हारी कंफ्यूजन होती है कि कब तो मैं 36 बोलूं, कब 38 बोलूं, कब 30 बोलूं, कब 32 बोलूं, क्या ये बात समझ में आ गई? इट कंप्लीटली डिपेंड्स, ये जो 2 का डिफरेंस आता है ना, इट कंप्लीटली डिपेंड्स अपॉन द शटल सिस्टम व्हिच इज यूज्ड बाय योर बॉडी। Yes or no? Is it clear to everyone? जल्दी बता दो भाई, जल्दी से बता दो, जल्दी से। ठीक है, और YouTube को सब्सक्राइब जरूर करके रखेंगे भाई। YouTube का चैनल है वेद प्रेप का, वहां पर हम बहुत कुछ आप लोगों के लिए अच्छी बातें बताते रहते हैं, जॉब अपॉर्चुनिटीज, इंटर्नशिप्स या वैसे भी कभी क्वेश्चन प्रैक्टिस सेशन, गाइडेंस सेशन, बहुत कुछ आता रहता है। तो उसको भी आप लोग जरूर सब्सक्राइब करके रखें। क्लियर हो गया है? जल्दी से बता दो, हो गया है तो बहुत ही बढ़िया, ठीक है।